Hey guys, hi, good morning, or whatever time you're watching at, good that. So, अभी तक हमने किया क्या है? So, we have basically covered one of the most complicated chapters that you have in botany, which is photosynthesis. अब आज हम शुरू करने वाले हैं the chapter respiration. Now, before beginning the chapter, let us understand how will we go about this chapter. समझेंगे क्या? तो सबसे पहले the first thing we'll understand is the energy game. देखो, इससे पहले कि हम एनर्जी के बारे में डिटेल में बात करें, हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ लिया है, विच इज़ ऑल्सो एन एनर्जी गेम, है ना। सनलाइट से कैप्चर करके आप कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो। अब बिफोर वी स्टार्ट रेस्पिरेशन, इन दो चैप्टर्स को हम मर्ज करेंगे मतलब इनका कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि जब लाइफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बना रही थी तो वो करना क्या चाहती थी और क्यों करना चाहती थी। ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी गेम। देन विल टॉक अबाउट एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्या खास बात है एनर्जी के बारे में और एटीपी के बारे में जो उसको एज एनर्जी करेंसी ले रहे हैं, और हमारा गोल क्या हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन से। ठीक है, फिर हम समझेंगे ओवरव्यू। ठीक है, फिर हम समझेंगे ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। नो नो नो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ओवरव्यू, अब हम समझ चुके हैं कि रेस्पिरेशन, चलो ओवरव्यू पहले कर लेंगे। हाँ, पहले बेहतर है कि ओवरव्यू ही कर लें। ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यही समझ लेंगे पहले कि 5 स्टेप्स जो होते हैं, विच इज़ ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस थ्योरी। इन चीज़ों का ओवरव्यू, यानी कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, राइट। फिर कर लेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब है प्लांट्स ब्रीद करते हैं क्या, और ब्रीद करते हैं तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वो सारी चीज़ें कम करने की कोशिश करेंगे। वंस वी आर डन विद दैट, विल डिग डीपर इनटू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स को डीप में समझेंगे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एटसेट्रा। समझेंगे क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या हो रहा है। एंड फाइनली वंस वी आर डन विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक टैली शीट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम रेस्पिरेशन में क्या खर्च हुआ, क्या मिला हमें, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। फाइनली विल ऑल्सो टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी कोशेंट। ओके, एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, ये लास्ट छोटा सा टॉपिक होता है एनसीईआरटी का, सो विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू है कि दिस इज व्हाट वी हैव टू कवर इन दी लेक्चर्स दैट फॉलो। ठीक है, चलो। So now that we are done with the introduction, let's go dig deeper into the energy game. ठीक है, अब before we understand respiration or energy, you have to understand one thing, and that is, what does life need? लाइफ को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर आपको याद होगा तो आपने लाइफ को डिफाइन किया था इन द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। और डिफाइनिंग फीचर्स में आपने बोला था लाइफ हैज़ मेटाबॉलिज्म, लाइफ हैज़ सम कॉन्शियसनेस, एंड लाइफ हैज़ द कैपेसिटी टू मेंटेन इट्स ओन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो हमने लाइफ को कुछ ऐसे डिफाइन किया था एट द एंड, सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल स्ट्रक्चर। लाइफ मीन्स सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल स्ट्रक्चर capable of response, reproduction एंड इवोल्यूशन। ये बेसिक आइडिया था हमारा लाइफ का कि व्हाट इज लाइफ, सेल्फ सस्टेन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर बोले तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। सेल्फ सस्टेन, खुद को सस्टेन कर सकता है। आपकी कार भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ये पेन भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है, आपके बुक्स भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है। बट ये केमिकल स्ट्रक्चर खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। जब आपकी कार का पेंट उतर जाता है, क्या वो पेंट खुद से लगा लेता है? नहीं, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको पेंट लाना पड़ता है, और फिर आप उसके पेंट को रिपेयर करते हो। बट वॉट अबाउट योर सेल्स? मान लो आप खेल रहे थे और चोट लग गई ना, जब चोट लगी तो आपकी बॉडी एक्चुअली में खुद रिपेयर कर रही है।
हाँ, ताकि इन्फेक्शन ना हो, आप ऑइंटमेंट लगा लेते हो ताकि हेल्प हो जाए, है ना? मम्मी हल्दी वाला दूध देती है ताकि जल्दी से रिपेयर हो जाए। बट इसेंशियली बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है ना? सो बॉडी हमारा सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल स्ट्रक्चर है, खुद को ही रिपेयर कर सकती है। उसके अलावा भी लिविंग बींग्स के कुछ फीचर्स हैं, वी वोंट गो इनटू डिटेल। रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, वो लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है। अब पहले हमें जानना है कि केमिकल स्ट्रक्चर को रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों है। अभी हमने बोला कि वो सेल्फ सस्टेन है, बट वाई इज रिपेयर नीडेड? हर बार तो आप गिरते नहीं रहते हो ना, तो आप नहीं गिरोगे तो क्या इसका मतलब आपको सेल्फ सस्टेनेंस की ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। नाउ व्हाई इज रिपेयर नीडेड, इसका ग्राउंड वर्क क्लास 10th में ले हुआ था, और इसका डिटेल अब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। रिपेयर इज नीडेड बिकॉज ऑफ अ थर्मोडाइनमिक लॉ कॉल्ड एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जितने भी सिस्टम्स को हमने पढ़ा है उसमें हमने इस लॉ को ऑब्जर्व किया है। अब ये लॉ क्यों है, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। ग्रेविटी क्यों है ना? चार्जेस क्यों होते हैं। सो वी कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये उनमें से कुछ एक चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिपेयर की इसलिए ज़रूरत होती है बिकॉज एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज, एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन डिसऑर्डर। सारी चीज़ें टूटना चाहती है। थिंग्स वांट टू बी मोर रैंडम, इंक्रीज इन डिसऑर्डर और इंक्रीज इन रैंडमनेस। ये रीज़न है कि सारी चीज़ों को टूटना है। अब आपका सेल तो टूटा हुआ रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है, आपका सेल तो एक काफ़ी वेल मेंटेन्ड केमिकल स्ट्रक्चर है। अब व्हाई रिपेयर इज नीडेड, बिकॉज एंट्रोपी इज देयर, एंड टू डिफीट एंट्रोपी, टू स्टिल मेंटेन। अगर आपको अपना सेल्युलर स्ट्रक्चर, टू स्टिल मेंटेन दी सेल्युलर स्ट्रक्चर अगेंस्ट एंट्रोपी, आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है? तो व्हाई डू वी नीड एनर्जी? सिंपल फंडा है, आपकी बॉडी या कोई भी सेल टूटना चाहती है। क्यों? क्योंकि थर्मोडाइनमिक लॉ है। अब इसी थर्मोडाइनमिक कैपेसिटी के अगेंस्ट अगर आपको आपकी बॉडी को अभी भी बनाए रखना है, दैट इज व्हाई यू नीड एनर्जी। सिंपल। ओके, सो दैट इज व्हाई यू नीड रिपेयर। अब रिपेयर कैसे होगा? हाउ डू वी डू रिपेयर? तो यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ। ये जो रिपेयर है ये कैसे करेंगे? तो देखो, रिपेयर करने के लिए आप तीन चीज़ों को ढूंढते हो इसेंशियली। वो तीन चीज़ें क्या है? एनर्जी। एनर्जी को क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि जो आपका सेल्युलर स्ट्रक्चर था वो एक मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का बना हुआ था। जब ये एंट्रोपी के कारण टूट गया, आपको इसको दोबारा जोड़ना है तो आपको एनर्जी लगेगी, राइट? नए बॉन्ड्स अगर आपको बनाने हैं, देन यू नीड एनर्जी फ्रॉम इट, राइट? सो एनर्जी टू री एस्टैब्लिश द बॉन्ड्स और क्रिएट न्यू बॉन्ड्स। ठीक है? सो हाउ डू वी मेंटेन? वी मेंटेन बाय सप्लाइंग एनर्जी। हाउ डू वी मेंटेन? एक और चीज चाहिए हमें, अ सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक सोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? सिंपल लॉजिक है बेटा, कि हमारे मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कार्बन के बने हैं। अगर आपको आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड। लिपिड किसका बना होता है? ग्लिसरॉल का बैकबोन एंड फैटी एसिड चेन। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, फैटी एसिड चैन में 16 to 20 कार्बन हो सकते हैं। सो इसलिए हमें कार्बन भी चाहिए। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए। हमें चाहिए कहीं से तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। अब इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा हो? देखो, जब भी ब्रेकडाउन होता है ना, कई सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, राइट? कई सारी चीज़ें निकल रही होती हैं आपके सेल से। सो यू नीड इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू नीड दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिच इन एनर्जी, सो दैट you can use the carbon and form the compounds that are needed. Compounds that are needed. H bar is that, E bar is R. Compounds that are needed. अब अगर मुझे फॉस्फोलिपिड बनाना है तो मुझे कार्बन इन्वायरमेंट में फॉस्फोलिपिड फॉर्म में तो नहीं मिलेगा। अगर मैं एक एनिमल हूँ
तो मुझे कार्बन बाहर ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेगा। मुझे इस ग्लूकोज के बॉन्ड्स को ऐसे चेंज करना है कि वो एक ग्लिसरॉल का बैकबोन और एक लंबा सा फैटी एसिड चेन बने। तो इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगा जो मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ करता हूँ। देखो, एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स हैं, लाइट, साउंड, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आप केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल या खर्च कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स कैरी दैट केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी चार्ज के कारण केमिकल एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप नए कंपाउंड्स को बना सकते हो। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड रिपेयर? वी नीड रिपेयर टू डिफीट एंट्रोपी। हाउ डू वी रिपेयर? वी रिपेयर बाय यूजिंग एनर्जी, कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है हमारी एनर्जी की ज़रूरत। एनर्जी इज नीडेड, सॉरी, ये है हमारी रिपेयर की ज़रूरत। वी नीड एनर्जी, कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब, डू वी नीड एनर्जी, कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर रिपेयर पर्पसेस? नो, बिसाइड्स रिपेयर। यस, रिपेयर के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, बट रिपेयर हमारा एकमात्र गोल नहीं है। बिसाइड्स रिपेयर, वी नीड देम टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यस, मेंटेनेंस के लिए चाहिए, अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो। जब हम पैदा हुए थे, वी आर हार्डली अ फुट एंड अ हाफ। अब अपने आप को देखो, यू आर ऑलमोस्ट 3.5 और 4 फुट, राइट? तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इवेंचुअली गोइंग हेड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। प्लांट सीड्स और फ्रूट्स बनाते हैं, एनिमल्स नए बेबीज बनाते हैं। सो इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, राइट? सो वाई डू वी नीड एनर्जी, कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज वी नीड ऑल ऑफ दिस। We need to defeat the entropy and we need to grow and repair. ठीक है, so this is the basic agenda. What does life need? अब how did life begin getting these things? अभी की बात नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे ये बात करके, how did life start getting these things? Origin. During the origin of life, how did they get these things? जब लाइफ शुरू हो रही थी, तब लाइफ को ये चीज़ें कहाँ से मिल रही थी? देखो, एनर्जी उस समय, जो सोर्स ऑफ एनर्जी था, वो केमिकल फॉर्म में अवेलेबल था। सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल फॉर्म में अवेलेबल था। कैसा केमिकल? उस समय अर्थ पे बहुत सारे वोल्केनोस थे। कई बार वोल्केनोस से हाइड्रोजन जैसे गैसेस रिलीज होते थे। इससे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते थे, रिच विथ एनर्जी। अर्थ पे स्पेशली लाइफ बॉटम ऑफ द ओशन पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वंस अगेन वहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आयरन में भी वंस अगेन आयरन कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन, इफ यू नो केमिस्ट्री में, एंड इट बिकम्स Fe3+। दिस इलेक्ट्रॉन इज वंस अगेन रिच विथ एनर्जी। व्हाट आर दी अदर वेज? देखो, ऐसे कई सारे तरीके हैं। आप हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, आप आयरन ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ले लो। सो दीज वर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब लाइफ की शुरुआत ऐसे हुई, बट इस चैप्टर में हम ऐसा कोई भी मैकेनिज्म की बात नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? आप हाइड्रोजन से एनर्जी लेते हो क्या? डू यू टेक एनर्जी फ्रॉम आयरन? नो। सो व्हाई दीज आर लेस एफिशिएंट वेज? ये वेज लेस एफिशिएंट क्यों हैं? बिकॉज यू कैनॉट स्टोर दीज। आप इन चीज़ों को हाई क्वांटिटीज़ में स्टोर नहीं कर सकते। हाइड्रोजन एक गैस है, आयरन एक बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग मेटल है, इसको आप सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ में स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टोर दीज एफिशिएंटली। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको ये देते थे, उससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स आपको मिलते थे। कभी एक मिल गया, कभी दो मिल गया, राइट? तीसरा प्रॉब्लम, यू वर वेरी इन्वायरमेंट डिपेंडेंट।
आपको हमेशा एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट में रिच हाइड्रोजन हो, रिच आयरन हो, तब जाके आपको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल सकती है। अगर एनवायरनमेंट में ये सप्लाई नीचे गया, दैट मीन्स योर वेरी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स विल बी गॉन। क्लियर है? सो लाइफ की शुरुआत ऐसे हुई, लाइफ ने एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेना शुरू किया, बट तब कुछ एक बहुत कमाल की चीज हो गई, और वो कमाल की चीज थी हीट्रोट्रॉफी एंड फोटोट्रॉफी एट द सेम टाइम। मतलब क्या है मेरा? देखो, अभी तक हम लाइट का इस्तेमाल करना नहीं सीखे थे। वी वर यूजिंग दीज केमिकल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वेरी सून लाइफ ने फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल कर लिया। सो देन फोटोसिंथेसिस इवॉल्व। अब जब फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हो गया, तब आप क्या कर सकते हो? आप इन्वायरमेंट से CO2 लोगे, इन्वायरमेंट से वाटर लोगे, दोनों ही चीज रिच अमाउंट्स में अवेलेबल है। तो योर इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी कह लीजिए, इन्वायरमेंट से जो अनिश्चितता आती थी, वो अनिश्चितता कम हो गई। अब इन्वायरमेंट उतना अनिश्चित नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत अबाउंड में अवेलेबल है। और लाइट को यूज करके आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, C6H12O6, यह इसका पॉलीमर। अब C6H12O6 इज वेरी इजी, और इट हैज़ वेरी मेनी एडवांटेजेस। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? दे आर वेरी इजी टू स्टोर, कोई चार्ज नहीं है, देर इज नॉट मच ऑफ अ चार्ज कैरीड बाई दीज थिंग्स। ये गैसेस नहीं है, इनको स्टोर करना बहुत आसान है। दूसरा एडवांटेज क्या हो जाता है विद C6H12O6? इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है? आप इसको सारे इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल आप इससे निकाल सकते हो, 24 टू बी वेरी एग्जैक्ट। एंड दिस कुड बी सिंथेसाइज्ड बाय लाइट। पार्डन दी हैंड राइटिंग। आप इसको लाइट से बना सकते हो। समझो इस बात को बेटा, और इसको एक इकोसिस्टम लेवल पे समझना, एक इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं। एक ऑर्गेनिज्म अगर ग्लूकोज बना सकता है, इट इटसेल्फ इज एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज वो खुद के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकता है, बट कोई और ऑर्गेनिज्म उसको खा के इस ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकता है ना? अगर मान लो प्लांट्स ने, सिर्फ प्लांट के पास एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, अच्छी बात है। मेरे पास लिमिट एबिलिटी नहीं है फोटोसिंथेसिस की, नॉट अ बिग डील। व्हाई इज इट नॉट अ बिग डील? बिकॉज आई कैन स्टिल टेक अप दैट प्लांट, ईट दैट प्लांट एंड टेक अप दिस ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को मैं तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ एनर्जी रिच, और अपने रिएक्शंस चला सकता हूँ। ठीक है? सो ये कमाल की सिंक्रोनी है, ये कमाल का यू नो जुगलबंदी है जो लाइफ ने दिखाया। वी स्विच्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन टू ऑर्गेनिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन। हमने लाइफ को शिफ्ट किया एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन के इनऑर्गेनिक सोर्स से टू एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन के ऑर्गेनिक सोर्स से, और इसके क्लियर कट एडवांटेजेस मिले हमें। ठीक है? अब क्या है कि इस क्लियर कट ग्लूकोज से हमेशा हम तोड़ के एनर्जी इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। क्यों? एक सिंगल ग्लूकोज के पास सिंगल और 1 मोल कह लेते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के पास 24 एनर्जी रिच पेयर्स हैं। Why? It has a lot of CC bonds and CH bonds. CC bonds और CH bonds में आप एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ, देखो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आइडिया को। एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिच बॉन्ड्स, कहानी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? इतना भी आसान नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो प्रिसाइजली सही नहीं है, बट इसे समझना आसान होता है, इसलिए हम आपके लेवल पे ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो CC और CH बॉन्ड्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टोर्ड है, बहुत एनर्जी स्टोर्ड है। कितना? तो अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में निकाला
सो 686 किलो कैलोरी आपको मिलेगा सिर्फ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। अब बार बार अगर आप ग्लूकोज को तोड़ने लगे और 686 किलो कैलोरी निकालने लगे, वो ऐसा होगा कि आपको पानी प्यास लगी है और आपने डैम का दरवाज़ा खोला है ना? पानी प्यास लगी है तो डैम का दरवाज़ा तो नहीं खोल सकते। तो इससे क्या करेंगे कि हम डैम से थोड़ा-थोड़ा पानी निकालेंगे ज़रूरत के हिसाब से और उसको घर में स्टोर कर लेंगे। और जब घर में ज़रूरत पड़ेगी तो एक ग्लास से पानी पिएंगे। हम कुछ ऐसा ही करते हैं। वी कैन ब्रेक डाउन अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल, सिर्फ ग्लूकोज नहीं, एंड क्रिएट अ करेंसी। इस करेंसी का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में वो सारे गुण हैं जो हमें चाहिए। ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है 7.3 किलो कैलोरीज, और कंपेयर टू ग्लूकोज इसमें एनर्जी कम है। सिर्फ यही बात नहीं है, दिस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलेटिवली काफ़ी कंपाउंड से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। अब ये ज़्यादा एनर्जी क्यों स्टोर करता है? अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, एडिनोसिन यानी एडेनिन, द नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। सो एडिनोसिन इज एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट हैं। अब फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना? वाई एटीपी इज कैरिंग हाई एनर्जी? बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्जेस। ये निगेटिव चार्जेस इंश्योर करते हैं कि बिटवीन द बॉन्ड ऑफ द टू फॉस्फेट्स देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सिटिंग देयर। एक और चीज आप बाद में बात करोगे विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? फॉस्फेट जब इस तरीके से अटैच्ड होते हैं दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और कोई भी चीज़ जब स्टेबलाइज्ड है, दैट मीन्स इट इटसेल्फ इज कैरिंग लेसर एनर्जी और कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी जब उस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को आप तोड़ोगे। तो जब एडीपी को आप तोड़ते हो एडीपी में, तो आप एक फॉस्फेट बॉन्ड का त्याग करते हो। यू लेट गो ऑफ 1 फॉस्फेट बॉन्ड। अब इस फॉस्फेट बॉन्ड से आपको 7.3 किलो कैलोरी मिलेगी। आप ये जो सेकेंड फॉस्फेट बॉन्ड है इसको भी तोड़ सकते हो। बाय द वे, इसको फॉस्फेट नहीं, इसको फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको फॉस्फेट बॉन्ड बोल रहा हूँ, बट इसको फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं। जब इन फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड्स को आप तोड़ोगे तब आपको एनर्जी सिग्निफिकेंटली मिल जाती है, नेट सिग्निफिकेंटली एनर्जी आपको मिलेगी। रीजन क्या है? नेगेटिव चार्जेस और रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन। क्लियर है? अब कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये एटीपी ब्रेकिंग इनटू एडीपी ऐसे ही नहीं होता। इट हैपेंस बाय हाइड्रोलिसिस। एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है एंड एज अ रिजल्ट वी गेट एन H प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ फॉस्फेट एंड इसी को आप PI लिख देते हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है? सो जब आपने एटीपी को तोड़ा, आप एटीपी को अकेले नहीं तोड़ रहे हो, उसको वाटर के साथ तोड़ रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको 7.3 किलो कैलोरी मिलेगी एक सिंगल फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ने से, एंड एज अ रिजल्ट यू गेट प्रोटॉन एंड यू गेट दी OH जो है वो वहां जाके चिपक जाता है। So why do we use ATP as an energy currency? Because it is a very good molecule to store the energy. क्यों? रीजन क्या है? नेगेटिव चार्जेस एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एक और बात है एटीपी की जो आपको समझनी चाहिए। देखो, करेंसी ऐसा होना चाहिए जो वाइड वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन कर सके। वाइड वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? मान लो मैं आपको 3 तरह के नोट्स देता हूँ, रुपी नोट्स, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़। आपको ऑप्शन है कि आपको मैं जितने भी पैसे दे रहा हूँ, इट कैन बी टेकन इन वन ऑफ दोज
3 डोमिनेशन इन डोमिनेशंस। आप हो सकता है यू आर टेकिंग ऑल दी 100 रुपीज नोट्स, हो सकता है यू आर टेकिंग 500 रुपीज नोट्स, और हो सकता है यू कैन टेक 2000 रुपीज नोट्स, सेम अमाउंट बट इन दीज 3 डिनोमिनेशंस। विच विल यू चूज? हो सकता है आप बोलोगे 2000, कोई हो सकता है कोई बोलेगा 100, कोई बोल सकते हैं 500, बट अ वेरी गुड चॉइस इज 500। वाई? 500 इज नीदर टू स्मॉल नॉट टू बिग। 500 है तो उसको आपको स्टोर करने में भी आसानी होती है, और 500 है तो खर्च करने में भी आसानी है। 2000 का अगर आप खुला कराने जाओगे तो इट वुड बी अ वेरी पेनफुल, कोई नहीं देना चाहता। 500 का खुला इजीली हो जाता है। वहीं अगर आपको स्टोर करना है तो 100 को स्टोर करने में बहुत दिक्कत होगी, बट 500 को स्टोर करना बड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली। सो एटीपी के साथ थोड़ा एनर्जी वाइज ऐसा ही सीन है। एटीपी में एनर्जी इतनी ही है जिससे कि मैं कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बॉन्ड्स को तोड़ करके एटीपी बना पाऊं, और एटीपी को तोड़कर कुछ लो एनर्जी कंपाउंड्स को एनर्जी दे पाऊं। एट द एंड एटीपी का काम क्या है? एनर्जी ट्रांजैक्शंस करना, एनर्जी को रिलीज करना ताकि एनर्जी से काम हो सके। अगर एनर्जी से काम हो सके दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल किसी सिस्टम को एनर्जी दे सकता है। एट द सेम टाइम इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि ये किसी से एनर्जी ले ही ना सके। सो एटीपी सिट्स इन बिटवीन, so ATP sits in between of high energy bonds and low energy bond molecule। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कई ज़्यादा एनर्जी है और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास बहुत कम एनर्जी है। एटीपी की एनर्जी उनके जस्ट बीच में है, तो ये कई सारे मॉलिक्यूल से एनर्जी ले सकता है और कई सारे मॉलिक्यूल से एनर्जी को दे सकता है। ठीक है, तो समराइज करते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या किया। इस लेक्चर में हमने समझा कि देखो लाइफ सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको एंट्रोपी को डिफीट करना है। एंट्रोपी को कैसे डिफीट करेंगे? भाई हमें एनर्जी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलती है, और हमें कार्बन चाहिए। और यही रीज़न नहीं है कि हमें एनर्जी कार्बन और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और रीज़न होता है हमें रिपेयर भी करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस भी करना है। ओरिजिनली लाइफ ने ये चीज़ें कहाँ से ली थी, स्पेशली सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से ली थी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ली थी। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टोर करना डिफिकल्ट है। एक मॉलिक्यूल से हमें मुझे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट डिपेंडेंसी थी। तब लाइफ ने एक ट्रिक निकाली विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करना आसान है, एक ही मॉलिक्यूल से कई सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, एनर्जी रिच, और इसको लाइट की मदद से सिंथेसाइज करना आसान है। अगर मैं डायरेक्टली भी सिंथेसाइज नहीं कर रहा तो मैं किसी और के सिंथेसाइज कंपाउंड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर? अब अल्टीमेटली जब मेरे पास ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गया जिसमें मैं एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता हूँ, तो मुझे एक करेंसी चाहिए थी जो सारे रिएक्शंस को ईजिली एनर्जी दे सके या किसी रिएक्शन से एनर्जी ले सके। वैसा मेरा कंपाउंड बना एटीपी। एटीपी में 3 फॉस्फेट हैं जिसमें 2 फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड होंगे, जिसकी वजह से मैं हाई एनर्जी उसमें स्टोर कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज बिटवीन द फॉस्फेट एंड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो यही एनर्जी रिलीज हो जाती है, और एटीपी सिट्स इन द बिटवीन ऑफ सर्टेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये है पूरा एनर्जी का गेम। ठीक है, सो अब हम ये समझ चुके हैं कि एनर्जी में हमें करना क्या चाहिए, करना क्या होता है, एंड हाउ डू वी वर्क अबाउट इट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड वंस ओवरव्यू अगर क्लियर है बेटा तो आगे की सारी टॉपिक्स आसान हो जाएगी। सो इस लेक्चर में यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर डूइंग इट, नेक्स्ट लेक्चर में विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग इट। कूल है? सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।